हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार गुजरात एजुकेशन हब पर। तो चलिए साथियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा समाज नामक टॉपिक है वो चल रहा था और समाज की हम एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लास मिस कर दिया है तो आप उसे वापस अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसके बारे में आप सीख सकते हैं। और उसके बाद में साथियों, चलिए हम अपनी जो समाज की क्लास हम देख रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम समाज के बारे में बहुत सी बातें ऐसी है जो हम समाज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि हमने अविर्भाव समास है वो पढ़ लिया है, फिर उसके बाद में हम तत्पुरुष समास भी पढ़ चुके हैं। और अब हम तत्पुरुष समास के जो दो उपभेद मैंने आपको बताए थे, जिनका क्रमशः मैंने 5वां और 6ठा क्रमांक उनको दिया था, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आज के सेशन में क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बचे हुए हमारे समास है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा द्विगु समास। वह क्या रहेगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं द्विगु समास के बारे में कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए द्विगु समास। देखिए साथियों, जो द्विगु समास है, द्विगु समास में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसके शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत हम देखेंगे दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है और उसमें क्या कराता है कि वह समूह या समाहार वाला या वाली का बोध कराता है। तो सबसे पहले साथियों हम देखेंगे द्विगु समास की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु समास की परिभाषा। देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद संख्यावाची। इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। और क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा संपूर्ण सामासिक पद किसी प्रसिद्ध समूह का द्योतक होता है। तो देखिए साथियों, जो द्योतक होता है उस द्योतक का अर्थ क्या होता है, संकेत। द्योतक का अर्थ क्या होता है, सूचक या संकेत। अब जैसे मान लीजिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। एक तो आ सकता है समूह, आ सकता है समाहार, और उसके बाद में नेक्स्ट आ सकता है वाला, और उसके बाद में नेक्स्ट आ सकता है वाली। यानी ये चीजें है, ये मुख्य बातें इसके अंतर्गत रहेंगी। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या होता है, जैसे द्विगुण। तो द्विगुण का क्या हो जाएगा, दो गुणों का समाहार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, जैसे मान लीजिए त्रिफला। तो त्रिफला का हो जाएगा तीन फलों का समाहार। क्या हो जाएगा, त्रिफला। फिर उसके बाद में देखते हैं त्रिकाल। तो त्रिकाल का हो जाएगा तीनों कालों का समाहार। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें त्रिभुवन का हो जाएगा तीनों भवनों का समाहार। तो साथियों द्विगु समास में हम जानते हैं कि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद
संख्यावाची होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है वो हमने देखे, द्विगु समास के बारे में देख चुके हैं हम। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। और इसके बारे में आप देख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल है उनके अंदर आप देख सकते हैं कि द्विगु समास में पहला पद सब में ही क्या है, संख्यावाची। तो इसकी पहचान क्या हो गई, प्रथम पद संख्यावाची। इसकी पहचान क्या हो गई, प्रथम पद संख्यावाची, यानी इसकी पहचान हो गई प्रथम पद संख्यावाची। अब देखते हैं उसके बाद में अगला जो हमारा समास आएगा वह हम देखेंगे क्रमधारीय समास। अगला समास हो जाएगा क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रमधारीय समास में क्या होता है, द्विगु में तो पहला पद संख्यावाची होता था, लेकिन क्रमधारीय में क्या होता है, तो क्रमधारीय में एक तो होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारीय में दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारीय में दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए इसमें दूसरा पद प्रधान क्यों होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास साथियों हम देख चुके हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। और जो द्विगु और क्रमधारीय समास है वह तत्पुरुष समास के ही क्या है, उपवेद है, जिनको क्रमशः हम 5वें और 6ठे नंबर पे मान लेते हैं। और इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समास मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन समास कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं तो पूछा जाए तो हम समास के 6 भेद बता सकते हैं। तो 4 और 6 दोनों 7 ऑप्शन में नहीं आता है। जो ऑप्शन में आता है 6 आए या 4 आए, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हो। तो जैसे में इसमें क्या हो गया, पहला तो हो गया दूसरा पद प्रधान होता है, यानी द्विगु और क्रमधारीय में तत्पुरुष के ही उपभेद होने के कारण इनमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। उसके बाद में अगला है कि ये जो समास है क्रमधारीय समास, इसके 2 भेद होते हैं। क्रमधारीय समास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, विशेषतावाचक। पहला होता है विशेषतावाचक और दूसरा होता है उपमान या, पहला होता है विशेषतावाचक, दूसरा होता है उपमान या उपमितिवाचक। उपमान या उपमितिवाचक, उपमान या विशेषतावाचक और दूसरा होता है उपमान या उपमितिवाचक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहला भेद इसका जो था वो हम देखेंगे कि विशेषतावाचक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषतावाचक। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषतावाचक। तो देखते हैं साथियों विशेषतावाचक समास में क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर जाने तो विशेषतावाचक समास किसे कहते हैं, सबसे पहले यही जानना हमारे लिए जरूरी होता है। देखो विशेषतावाचक समास में क्या होता है, तो विशेषतावाचक समास में यानी इसके बारे में अगर हम जाने तो हम जानेंगे कि जिस सामासिक पद में क्या होता है, विशेषण विशेष्य। जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष्य, जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष्य पद हो वह विशेषतावाचक समास, विशेषतावाचक क्रमधारीय समास कहलाता है। क्रमधारीय समास कहलाता है। क्रमधारीय समास कहलाता है। अब देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। तो जैसे सन मित्र। अब सन मित्र का विग्रह अगर हम करें तो इसका विग्रह हो जाएगा सत्य है जो मित्र। यानी मित्र की विशेषता कैसी है कि वो सच्चा है, यानी सत्य है जो मित्र यानी सन्मित्र हो जाएगा। तो मित्र की विशेषता कैसी है, वो कैसा है, सत्य है या सच्चा है। तो ये
यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विशेषतावाचक कर्मधारय समास कहेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और देखें, काली मिर्च। काली मिर्च, देखिए जो काली मिर्च है इसका विग्रह करने पर हमें पता चलेगा काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो मिर्च की विशेषता क्या है, वो कैसी है, काली है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। फिर उसके बाद में अगला नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अगला हो जाएगा हमारा दूसरा, जो इसका भेद हमने देखा था वह था उपमिति या उपमानवाचक, उपमिति या उपमानवाचक, उपमिति या उपमानवाचक। अब देखते हैं उपमिति या उपमानवाचक में क्या होता है, यानी इसमें हम लिखेंगे जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान, जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान संबंध हो, जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान संबंध हो, वहाँ क्या होता है, उपमिति वाचक, वहाँ क्या होता है, उपमिति वाचक, वहाँ पर उपमिति वाचक क्रमधारय समास होता है। यानी उपमान या उपमितिवाचक में क्या होता है कि जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, उपमितिवाचक क्रमधारय समास कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दूं, तो इसमें हम देखते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल है चंद्रमुख। चंद्रमुख में क्या हो जाता है, चंद्र तो क्या हो गया, उपमान, और मुख क्या हो गया, मुख है वो क्या हो गया, उपमेय। चंद्र तो हो गया उपमान और मुख है वो क्या हो गया, उपमेय। और उसी प्रकार अगर हम देखें मुख चंद्र, तो मुख चंद्र में क्या होगा कि मुख है, मुख तो हो गया उपमान, और जो चंद्र है वह क्या हो गया, उपमेय, वह क्या हो गया, उपमेय। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हम जो ये नियम है इनको रट रटा के बैठे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान में नहीं होती है। तो देखिए साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो विशेषण शब्द जो परस्पर विलोम न हो, अपोजिट या विपरीतार्थी न हो और पर्याय हो, यानी विलोम न हो, क्या होने चाहिए, पर्याय होने चाहिए, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए। तो उनमें भी क्या होता है, क्रमधारय समास माना जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए घना सघन। अब जो घना सघन है, घना है उसका अर्थ भी गहरा होता है या भरा हुआ होता है या जाटा होता है, और जो सघन होता है उसका अर्थ भी घना ही होता है। तो इसका जो विग्रह हम करेंगे वो हो जाएगा जो घना है जो सघन है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि लाल सुर्ख, तो सुर्ख का मतलब भी होता है लाल और लाल का मतलब भी होता है लाल। तो लाल का मतलब भी लाल हो गया, सुर्ख भी लाल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, इसका अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो हम करेंगे जो लाल है जो सुर्ख है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब साथियों उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, कि जैसे मान लीजिए राजर्षि, तो राजर्षि को हम देखेंगे, अगर इसका विग्रह करेंगे तो होगा
कि जो राजा है, जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा है, जो ऋषि है। तो एक तरह से साथियों हम अगर किसी कीवर्ड को पकड़कर रटकर याद करना चाहें तो कैसे रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इनको एक तरह से देखिए कि शॉर्ट में इसका अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए विशेषण विशेषण संबंध आ जाता है तब तो विशेषतावाचक हो जाता है, लेकिन जो या है जो ऐसे जो शब्द आते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे वाले जो शब्द आएंगे वो क्या हो जाएंगे कि विशेषतावाचक, ये उपमान या उपमेयवाचक समास में आते हैं। तो इसके लिए हम इनका विग्रह करने पर इन शब्दों का प्रयोग लेंगे। अब देखते हैं इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा समास है वो हम देखेंगे द्वंद्व समास। इसके बाद में नेक्स्ट समास हम देखेंगे द्वंद्व। अब देखिए साथियों, जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास में नाम से ही पता चल रहा है, यानी इधर द है और इधर द है, यानी दोनों तरफ पलड़ा बराबर है, दोनों तरफ क्या है, द्वंद्व या बराबरी, दोनों तरफ द्वंद्व या बराबरी। यानी इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट हमारा बन गया कि दोनों पद प्रधान, यानी किसी में एक पद प्रधान होता है, किसी में अंतिम प्रधान होता है, किसी में प्रथम प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, उसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो द्वंद्व समास है इसके तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के तीन भेद कौन कौन से होते हैं वो अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहला हो गया इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद में दूसरा हो गया विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा समाहार द्वंद्व, वह क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। अब देखते हैं ये जो विकल्पक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व है, ये कौन सी बला है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। देखिए साथियों, इस इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें सामासिक पद, इसमें सामासिक पद, इसमें सामासिक पद दो वस्तुओं, इसमें सामासिक पद दो वस्तुओं या व्यक्तियों या व्यक्तियों या व्यक्तियों का ही प्रतीक, का ही प्रतीक, का ही, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद, माफ कीजिएगा, इसमें क्या होता है, इस सामासिक पद में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का ही, तो ये इसका नहीं होगा। इसमें करेंगे कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें इसकी पहचान होती है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा तथा और से कनेक्ट होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होंगे और से या से कनेक्ट, और या से कनेक्ट होंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य। तो पाप पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट हम देखें तो आगे हो जाता है, अगला हमारा एग्जाम्पल है वो हो जाएगा पाप पुण्य, वो देख लिया। उसके बाद में हो जाएगा ऊंच नीच, ऊंच नीच। और इसका समास विग्रह हो जाए करेंगे तो इसमें करेंगे ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। उसके बाद में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लें, चराचर। तो चराचर का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चर, चर और ऐचर, चर और ऐचर। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। अब उसके बाद में अगला नेक्स्ट हम देखेंगे विकल्पक द्वंद्व, अगला हम देखेंगे विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। देखिए साथियों, नाम से ही पता चल रहा है विकल्पक द्वंद्व में क्या होता है, या अथवा आता है। विकल्पक द्वंद्व में क्या आता है, या अथवा, इसमें आ जाएगा या एवं
अथवा, या एवं अथवा। यानी विकल्पक द्वंद्व की अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्राय क्या होते हैं, विलोमार्थी होते हैं। इसमें दोनों पद विलोमार्थी होते हैं, अर्थात प्राय वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, विपरीतार्थी होते हैं। तो उनमें क्या होता है, समास विग्रह में हमें या एवं अथवा लगाना पड़ता है और उसे हम कहते हैं विकल्पक द्वंद्व। तो देखिए साथियों, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगी। तो एग्जाम्पल अगर इसके हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे मित्र, मित्र प्लस मित्रा मित्र, मित्रा मित्र। यानी मित्रा मित्र अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा मित्र या अमित्र, मित्र या अमित्र। फिर उसके बाद में अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हाँ, उसके बाद में आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इतरेतर द्वंद्व। सबसे पहले हम देखेंगे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। अब देखिए साथियों, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि डेश चिन्ह आता है, और से कनेक्ट होता है, और से कनेक्ट होता है। तो और से ये कनेक्ट किस तरह से होता है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल में होता है कि जैसे मान लीजिए माता पिता, माता पिता, माता पिता। तो इसका विग्रह करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा माता और पिता, माता और पिता। उसके बाद में अगला है हरि हर, हरि हर। तो इसका भी समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हरि और हर, हरि और हर। इस तरह से हो जाएगा। यानी इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि जो योजक चिन्ह लगा होता है तथा वो विग्रह करने पर वहां पर हमें और लगाना पड़ता है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा था वह था विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। अब देखिए साथियों, जो विकल्पक द्वंद्व है इसमें क्या होते हैं कि जो शब्द दिया होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जो सामासिक पद दिया हुआ होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। सामासिक पद, सामासिक सामासिक पद, सामासिक पद विलोमार्थी, सामासिक पद विलोमार्थी। अब देखो सामासिक पद विलोमार्थी कैसे होते हैं तो उसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए पाप पुण्य, पाप पुण्य। अब देखिए साथियों, पाप पुण्य में क्या होता है, पाप या पुण्य, या पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। फिर जैसे मान लीजिए ऊंच नीच, ऊंच नीच। तो ऊंच नीच का हो जाएगा ऊंच या नीच, ऊंच या नीच। इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। तो धर्मा धर्म का हो जाएगा धर्म या अधर्म। यानी ये कहने का मतलब है कि इतरेतर द्वंद्व में और आता है, जबकि धर्माधर्म में क्या आ जाएगा, इसमें विकल्पक में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा या अथवा। यानी या और अथवा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट चलते हैं, अगला है समाहार द्वंद्व, अगला है समाहार द्वंद्व। अब देखो समाहार द्वंद्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सामासिक पद है वो दो वस्तुओं या व्यक्तियों का ही प्रतीक न होकर, दो वस्तुओं या व्यक्तियों का ही प्रतीक न होकर क्या करता है, पूरे सामासिक पद का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाय पानी, चाय पानी। अब देखिए साथियों, जो चाय पानी है इसके अंतर्गत इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा चाय पानी आदि, चाय पानी आदि। यानी यहाँ पर किसी एक को महत्व नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर पूरा जो सामासिक पद है उसको महत्व दिया जा रहा है। और उसी प्रकार अगर हम करें, जैसे मान लीजिए दाल रोटी। तो दाल रोटी का हो जाएगा दाल रोटी आदि, दाल रोटी आदि, दाल रोटी आदि। और अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आस पास, आसपास। तो आसपास का हो जाएगा आसपास का हो जाएगा पास, पास आदि,
पास, आदि। और आमने सामने का हो जाएगा आमने, आमने सामने, आमने सामने। तो आमने सामने का हो जाएगा सामने, आदि, सामने, आदि, सामने, आदि। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, आगे चलते हैं और उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि कुछ इसके बारे में कुछ की पॉइंट है वो मैं लिखवा देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, समास विग्रह में, समास विग्रह, समास विग्रह में केवल, समास विग्रह में केवल सार्थक पद लिए जाएंगे, सार्थक पद लिए, सार्थक पद लिए जाएंगे। इसमें सार्थक पद लिए जाएंगे। दूसरा है कि यदि दोनों पद, यदि, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुने। यदि दोनों पद, यदि दोनों पद संख्यावाची, दोनों पद संख्यावाची होने पर, दोनों पद संख्यावाची होने पर द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। यदि किसी समास के दोनों ही पद संख्यावाची हो तो क्या होगा, द्वंद्व, अर्थात एक पद प्रथम पद संख्यावाची होने पर द्विगु समास होता है, लेकिन दोनों ही पद संख्यावाची होने पर क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे बहुव्रीहि समास। अगला जो समास हम देखेंगे वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो साथियों इसके बारे में हमने देखा था कि इसमें दोनों ही पद, यानी दोनों पद क्या होते हैं, गौण, दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। इस समास के दोनों पद गौण होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बहुव्रीहि समासिक पद है वो प्राय क्या होते हैं, विशेषण, प्राय क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण होते हैं। जो समासिक पद है वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब देखिए इसमें कैसे होता है कि इसमें हमारे जितने भी देवी देवता, जितने भी देवी देवता या उनके पर्यायवाची, या उनके पर्यायवाची अगर आ जाए, या उनके पर्यायवाची अगर आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में हो जाता है कि जैसे मान लीजिए गणेश, गणेश, गणेश। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए पीताम्बर धारी। उसके बाद में दशानन, दशानन, गजानन, गजानन। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए लंबोदर, लंबोदर। अब देखिए इन एग्जाम्पल का अगर हम विग्रह करें तो क्या होता है, जैसे गणेश का हो जाएगा गणों का, गणों का है जो ईश, गणों का है जो ईश, यानी सामान्य अर्थ तो ये निकलता है, लेकिन इसका जो एक तरह से देखे कि जो अर्थ रूढ़ हो गया वो किसके रूप में हो गया है, गणेश के रूप में हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पीताम्बरधारी यानी पीत वस्त्र, पीत वस्त्र जिसने धारण किए हैं, पीत वस्त्र जिसने धारण किए हैं। तो पीत वस्त्र धारण करने में हमारे ध्यान में आ जाएगा जैसे भगवान विष्णु हो गए, राम हो गए। तो दशानन में हो जाएगा 10, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके। तो 10 है आनन जिसके में क्या हो जाएगा, आनन का मतलब साथियों सिर नहीं होता, आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 है मुख जिसके, हम उसे क्या कहते हैं, दशानन। तो दशानन में 10 है आनन जिसके, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, या 10 है मुख जिसके, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। गजानन का हो जाएगा गज का है आनन जिसके, गज का है आनन जिसके। फिर उसके बाद में है लंबोदर। तो लंबोदर का हो जाएगा लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट, उदर यानी पेट, तो जिसका पेट लंबा है। अब ये सामान्य अर्थ तो ये था, लेकिन इस जो अर्थ वो रूढ़ किसके अर्थ में हो रहा है,
भगवान गणेश के अर्थ में वो अर्थ रूढ़ हो रहा है। तो इस तरह से साथियों हमने देखे बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर जो समास है वो एक तरह से देखे कि मोटे मोटे तौर पर हमने ये समास देखा है। अगर इतना सभी साथी पढ़ लेते हैं तो समास में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो क्लास को समझिए, सीखिए, देखिए और सभी साथियों से मैं यही उम्मीद करूंगी। तो सभी साथी और एक बार क्या करें कि सभी साथी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप है वो हमारा सहयोग बनाए रखें। देखिए साथियों, आप जो भी हम आपके बिना हम भी कुछ नहीं है। तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे। तो सभी साथी अगर सेशन पसंद आए तो अपनी इस प्यारी से क्यूट से सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना जो एक परिवार है इसको आगे तक बढ़ाएं। तो सभी साथियों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि और आशा करूंगी कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी साथी क्लास को देखिए, सीखिए और नेक्स्ट क्लास लेकर हम आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल का क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आज का जो क्लास है वो आपका वैसे ही कंटिन्यू है। और अगले क्लास में साथियों हम देखेंगे वाक्य के जो कुछ अंग है, यानी किसी वाक्य को पूर्ण होने के लिए उसमें कौन कौन सी कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो वाक्य और वाक्य के अंग है वो अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, सभी साथियों का हार्दिक आभार और सभी साथियों को